ठीक है, तो कल हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस के बारे में पढ़ाई की थी। इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है, कौन बनाता है, कैसे कैसे क्या इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। और फिर हमने बात की थी 2024-25 के इकोनॉमिक सर्वे के प्रस्तावना की, और उसके बाद चैप्टर 1 की, चैप्टर 1 जो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में बातें उसमें दी गई थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, क्या है। और मैंने ये भी कहा था कि इसमें क्या है कि ये जो स्थिति वाला टॉपिक था, आगे जितने चैप्टर्स आएंगे उन सब चैप्टर में कहीं ना कहीं उनके बारे में भी जानकारी इसमें दी गई थी। पहले चैप्टर में कि स्थिति था तो मुद्रास्फीति के बारे में बात की गई थी, विदेशी निवेश के बारे में बात की गई थी। तो पहले चैप्टर में हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें ये सब चीजें जो हमने कल बात की थी वो सब चीजें कहीं ना कहीं आगे डिटेल्स में आगे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड चैप्टर की। सेकेंड चैप्टर क्या है? मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र विकास अन्योन्याश्रयी संबंध। यानी मौद्रिक जो चीजें हैं और जो वित्तीय चीजें हैं, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर। वैसे हमने फाइनेंशियल सिस्टम में ही हमने मॉनेटरी चीजों की बात की थी, और ये चीजें जो हैं, चलिए एक मिनट, इसी के लिए मैं थोड़ा लेट हो गया। अब आखिर वो किसी का टिकट वगैरह होता है ना, कुछ पर्सनल। चलिए सॉरी। तो ये हमने दोनों चीजें फाइनेंशियल सिस्टम में पढ़ा था, वित्तीय क्षेत्र में पढ़ा था, लेकिन यहां पे दोनों चीजें अलग अलग की, मॉनेटरी और फाइनेंशियल दोनों साथ में, दोनों के बीच एक संबंध होता है। उस संबंध जो है विकास के लिए जरूरी है, अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए जरूरी है, अर्थव्यवस्था के कल्याण के लिए, जो चीजें कह लें उन सब के लिए जरूरी है। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। कई नए टर्म जो आप लोगों ने कभी सुना नहीं होगा, उस टर्म को जानेंगे इसमें। मैं बार बार कहता हूं कि डेटा की बात ज्यादा दिमाग मत लगाइए। डेटा वगैरह भले मैं इसमें देखते रहता हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है, लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसी पर फोकस करने की आवश्यकता हम लोगों को है। तो पहली बात में क्या कही गई है, जो इंपॉर्टेंट बात है, वो कहा गया है कि बैंक ऋण में वृद्धि, इतनी ही बात कही गई है। बैंक ऋण में वृद्धि पहला पॉइंट कहा गया। स्थिर दर से ही बढ़ रहा है, बैंक ऋण में स्थिर दर से वृद्धि हो रही है। यह क्या दर्शाता है? बैंक ऋण बढ़ का मतलब क्या हुआ? बैंक ऋण जितना बढ़ेगा उतना ही निवेश बढ़ेगा, और जितना निवेश बढ़ेगा उत्पादन बढ़ेगा। तो एक एक वाक्य जो है दिए गए हैं, उन वाक्यों को समझना है। यानी किसी भी अर्थव्यवस्था में विकास के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में कई चीजों को ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा। इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा? या तो विदेशों से आएगा या घरों से आएगा। और घरों में कहां से आएगा? बैंकों से आएगा, और कहीं तो आएगा नहीं। बैंकों में कहां से आएगा? हम लोग बचत करेंगे। तो कह रहा है कि बैंक ऋण में वृद्धि हो रही है। और जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं, इसे कहते हैं एससीबी, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। इसके एनपीए में निरंतर कमी आ रही है। एनपीए आप लोग को याद है, गैर निष्पादित संपत्तियां, इसमें निरंतर कमी हो रही है ग्रॉस एनपीए में। यानी कि कहीं ना कहीं बैंकों का एनपीए कम हो रहा है, और बैंकों का एनपीए कम होने का मतलब क्या है? कि बैंक की स्थिति मजबूत हो रही है। क्योंकि एनपीए जब कम होगा, यानी बैंक जो लोन दिया है वो लोन सही से सही समय पर मिल जाएगा, तो बैंक आगे फिर गतिविधियां करेगा। और बैंक का एनपीए अगर बढ़ जाएगा तो निश्चित तौर पर बैंक के पास पूंजी की कमी होगी और बैंक आगे लोन नहीं दे पाएगा। सरल सा बात यही है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादित संपत्तियां। बेसिक में एनपीए पे पूरा एग्जांपल देके समझाया गया है। अगर जिनको याद नहीं होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी को, तो जाकर के उसको क्लास के वीडियो वाले टॉपिक में देख लेंगे, समझ में आ जाएगा, है ना। तो ये दो बातें। और देखो, जब एनपीए कम होगा तभी बैंक ऋण में वृद्धि होगी। अगर एनपीए बढ़ता जाए तो बैंक लोन कहां से देगा?
और इसमें डेटा भी आगे दिए गए हैं कि 2018 में जो शेड्यूल बैंकों का 18 में जो एनपीए था वो जितना था उससे लगातार जो है क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो एक अच्छा संकेतक है कि आपके देश में एनपीए कम हो रहा है। एनपीए कम होना अर्थव्यवस्था के मजबूती का संकेतक होता है। देखो एनपीए कम होना क्या दर्शाता है कि लोगों की आय भी बढ़ रही है, क्योंकि सारे लोग चोर तो है नहीं ना कि पैसा हो और बैंक का लोन नहीं चुकाए। एनपीए का मतलब होता है बैंक का लोन नहीं चुकाना। तो लोग लोन कब नहीं चुकाते हैं? जब उनके पास 1-8% लोग हैं जो इंटेंशनली फ्रॉड करके भाग जाते हैं, चाहे विजय माल्या, चाहे मेहुल चोकसी, क्योंकि कोर्ट ने इनके बारे में कह दिया है इसलिए इनका नाम यहां मैं कह रहा हूं। अगर ये कोर्ट ने नहीं कहा था तो इनका नाम कहने का मुझे कोई नहीं, तो मेरे पर मनहानि का अधिकार लगा सकते हैं, वो जान लो ये। तो लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि भगोड़े हैं। अब मेहुल चोकसी को पकड़ा गया है, कई लोग ऐसे हैं। तो ये ऐसे 1% से कम लोग होते हैं जो जानबूझकर पैसा नहीं चुकाते। तो बेसिकली एनपीए कम होना दो चीजें होती है, तो बैंक का जो रिकवरी तंत्र है वो बेहतर हो गया है, बैंक रिकवरी कर पा रहा है, या दूसरा लोगों की आय बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़, लोग चुका पा रहे हैं पैसे को। तो ये चीजें दिमाग में रखनी है, ये चीजें दिमाग में डालनी है आपको कि एनपीए कम होना किस बात का संकेतक होता है, एनपीए कम होना किस बात का द्योतक होता है। ये चीजें जो आपको दिमाग में रखनी है। तो निश्चित तौर पर एनपीए सुधार हुआ है और जिससे कि अर्थव्यवस्था मजबूती की ओर बढ़ रही है। आगे कहता है एनपीए इकोनॉमिक सर्वे, एक टर्म आप लोगों को बताया था, शायद याद होगा किसी को या बहुत लोगों को याद नहीं भी होगा। मैंने कहा किसी को याद होगा और बहुत लोगों को याद नहीं होगा। पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात, परिसंपत्ति अनुपात, शॉर्ट में कहते थे इसको एक और नाम से पूंजी पर्याप्तता अनुपात, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। नोट्स अगर पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि पूंजी पर्याप्तता अनुपात। कल किसी ने क्लास के बाद पूछा भी था कि सर क्या पढ़ के आए, तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात कार कहते हैं, CAR। ये क्या होता है? ये कहता है कि बैंकों को अपने पास एक पूंजी रखनी है जिससे कि वो बाजार में आने वाले जोखिमों का वहन कर सके। ये कब लाया गया था, क्या लाया गया था, कैसे लाया गया, तो 3 पॉइंट जान लो यहां पर। वैसे मैंने बता दिया आप लोगों को, पूंजी से जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात, इसमें वृद्धि हुई है। इसमें इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है कि इसमें वृद्धि हुई है। थोड़ा कलरफुल कर देता हूं ताकि आप लोगों को, इसमें वृद्धि हुई है, ये इकोनॉमिक सर्वे कहता है। ये होता क्या है, ये अवधारणा आई कहां से, ये कैसे काम करता है, 2-4 लाइन जान लो इसके बारे में तो आप लोगों को आसानी रहेगी। ये क्या होता है, दोनों कहते हैं, या तो पूंजी पर्याप्तता अनुपात कहो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहो, चाहे पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात कहो। ये क्या होता है, जितने भी बैंक है, हमने क्लास में कई बार कहा है कि बैंक बड़े जोखिम वाला काम करते हैं। बैंकों का काम बड़ा जोखिम बड़ा होता है क्योंकि लोन देते हैं, लोन डूब जाता है। तो बेसल नाम पढ़ा होगा आप लोगों ने, बेसल में 1988 में ही इस अवधारणा को लाया गया। ये सब लिखवाया गया आप लोगों को कि बेसल 1988 में जो पहला बेसल हुआ था उसी में लाया गया था। और इंडिया में ये CAR का कंसेप्ट जो है ये नरसिम्हन कमेटी के, नरसिम्हन समिति की अनुशंसा के आधार पर, अनुशंसा के आधार पर 1992 में लागू हुआ भारत में, 1992 में। 1992 में लागू हुआ, 1988 में है बेसल कमेटी द्वारा, बेसल समिति है। थोड़ा सा ब्रीफ आपको किया था इस क्लास में मैंने, है ना। बेसल नहीं पढ़ाए थे,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बेसल वन बेसल बताया था ब्रीफ में बताया था शायद, लिखवाया। हाँ, तो बेसल मैंने कहा था कि प्रिंटेड नोट सबको दे दूं, कुछ ऐसा कहा था। बर्थ में पढ़ाएंगे, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कहा था मैंने कि बर्थ में नहीं आता है, तुक्का मत। चलो अगर समय बचेगा, कुछ है नहीं इसमें। बेसल जो है एक जगह है स्विट्जरलैंड में, जहां पे एक समिति बनी और बैंकों के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो बैंक काम उनके समिति बनी थी, और उसमें कुछ पैमाने जारी किए गए थे। जैसे देश के अंदर आरबीआई जारी करता है कि बैंकों को ये करना है वो करना है, लेकिन आरबीआई की बातों को बैंकों को मानना होता है। क्या कह रहा हूं? आरबीआई की बातों को बैंकों को मानना होता है। इधर भी सुनते रहिए थोड़ा सा, वो देखिए मत, सुनते रहिए इधर, भूल सुन रहे हैं ठीक। तो आरबीआई के बातों को बैंकों को क्या होता है? मानना होता है कि आरबीआई विनियामक संस्था है। लेकिन बेसल एक स्वायत्त संस्था है, तो बेसल की बातों को कोई मानने की आवश्यकता नहीं है। तो बेसल एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है, एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है, जहां पर बैंकों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए। क्योंकि बैंकों में बड़े जोखिम होते हैं, तो बैंकों को जोखिम से निपटने के लिए कहा कि आप जो भी लोन देते हैं, आप जो भी ऋण देते हैं, तो उसमें जोखिम की संभावना बहुत होती है। इसलिए आप क्या कीजिए, अपने पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रखिए कि अगर आपका लोन डूब जाता है, अगर आपका ऋण जो है डूब जाता है, कि अगर जोखिम ज्यादा है, पैसा डूबता है, तो अगर डूब जाता है तो आप उस पूंजी से अपनी भरपाई कर लें, न कि आपका बैंक ही बंद हो जाए, है ना। तो एक पैमाने किया गया। तो बेसल 1 आया 1988 में, फिर बेसल 2 आया, फिर बेसल 3 आया, और वो सुझाव था। अब उन सुझावों को जब आरबीआई कहेगी या आरबीआई कोई समिति बनाती है, तो आरबीआई समिति के आधार पर कहती है कि भाई हमारे यहां के बैंकों को ही मानना होता है। तो 98 में ही आया था इसका अनुपात कार कि सभी बैंकों को अपने कुल पूंजी का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास रखना चाहिए। जैसे सीआरआर है, एसएलआर है, तो बाध्यकारी है। आरबीआई कहता है आपको रखना है सीआरआर, आपको रखना है एसएलआर, और ये बाध्यकारी नहीं है जब तक कि आरबीआई इसको कंपल्सरी ना कर दे। तो लेकिन आरबीआई ने 1992 में कमेटी बनाई, नरसिम्हन समिति, और उन्हें कहा कि हाँ, भारतीय बैंकों को भी अपने पूंजी का निश्चित प्रतिशत लगभग 8% के आसपास है। इसमें दो पूंजी होती है, टीयर 1 पूंजी, टीयर 2 पूंजी, कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी। बताया था पूंजी मैं लिखवाया हूं यहां पर कि पूंजी दो प्रकार की होती है, स्थिर पूंजी, कार्यशील पूंजी। याद है ना? ये तो याद है, मुझे याद आता है क्लास में मैंने ऐसे लिख के चार्ट ऐसे बनाया भी था। हाँ, नहीं बताए थे, ठीक है ना। तो ये बेसल जो है कुछ दिशा निर्देश जारी करता है जो बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे होते। एक दो पॉइंट लिख लो इसमें। यह जल्दी जल्दी, यह किसी बैंक की पूंजी, किसी बैंक की पूंजी और उसके जोखिम भारित परिसंपत्तियों और उसके जोखिम भारित परिसंपत्तियों के बीच संबंध को मापता है। जोखिम भारित परिसंपत्तियों के बीच संबंध को मापता है। जोखिम भारित परिसंपत्ति कौन होती है? जो लोन दिया गया है। अब मकान थोड़ी जोखिम भारित है, जो बैंक का एसेट्स है वो थोड़ी जोखिम भारित है, ऐसे एसेट। लेकिन जो बैंक लोन दिया है, भाई आपने कोई मकान बनवा लिया तो उसमें जोखिम कम है, अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा, तभी वो गिरेगा। लेकिन आपने किसी को पैसा दे दिया, लोन दे दिया, तो उसकी तो डूबने की संभावना है। तो जो पैसा दिया गया हो तो उसे जोखिम भारित परिसंपत्ति कहते हैं। ये तो जोखिम लेके चल रहा है वो, कि वो पैसा जो है डूब भी सकता है, समझ रहे हो ना। तो बैंक के पूंजी और जोखिम भारित परिसंपत्तियों का अनुपात है, जो दर्शाता है कि अगर पूंजी ये अनुपात कम रहे तो क्या बेटर माना जाएगा कि बैंक के पास पूंजी ज्यादा है और बैंक के पास परिसंपत्ति जो है लोन जो है भारित जोखिम परिसंपत्ति जो है कम है और पूंजी ज्यादा है, तो बैंक रिस्क कम है। यानी बैंक के पास मान लो 1 करोड़ रुपया है और बैंक ने 200-400 लोन दे दिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बैंक के पास 1 करोड़ रुपया पूंजी है और बैंक ने 90 लाख लोन दे दिया है तो बैंक रिस्क ज्यादा होता है। तो इसलिए इसका अनुपात दर्शाता। एक और पॉइंट लिखिए इसमें, यह अनुपात
किसी बैंक के, यह अनुपात किसी बैंक के वित्तीय स्थिरता, यह अनुपात किसी बैंक के वित्तीय स्थिरता और जोखिमों को होगा, जोखिमों को संभालने की क्षमता को दर्शाता है। क्षमता को दर्शाता है। अगला पॉइंट, उच्च पूंजी प्राप्यता अनुपात यानी उच्च सीएआर, उच्च सीएआर एक मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। एक मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। एक मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है क्या इकोनॉमिक सर्वे कि बैंक ऋण लगातार 2 वर्षों से ये बढ़ रहा है। ये पॉइंट आपको जरूरी नहीं है, और ये लगातार हमारा क्या हो रहा है, एनपीए जो है, इसे हम ग्रॉस एनपीए भी कह सकते हैं, सकल एनपीए जो है क्या हो रहा है, वो घट रहा है। तो ये सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। एग्जैक्टली प्रीलिम्स वगैरह में नहीं पूछेगा ये, लेकिन दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा, जो भी सितंबर के, अप्रैल, दिसंबर के आंकड़े इसमें दिए गए हैं इकोनॉमिक सर्वे में, आपके जो प्रिंटेड नोट्स होगा उसमें मिलेगा, मतलब प्रिंटेड या जो भी है, अच्छा मिल जाएगा। तो उसमें जो है क्या करते हैं कि उसमें आप वो मत देखेंगे कि वो डेटा वगैरह जो अप्रैल, दिसंबर, सितंबर के डेटा होंगे वो आपके लिए उपयोगी नहीं है। इसके बाद इसी टॉपिक में कहा गया है वैश्विक क्षेत्रों से तुलना की गई है। वित्तीय क्षेत्र की लिख लीजिए हेडिंग, एक दो डेटा लिख लेंगे। वित्तीय क्षेत्र की वैश्विक स्तर पर तुलना, वैश्विक स्तर पर तुलना यानी विश्व के अन्य देशों से तुलना की गई है। और यह कहा गया है कि इकोनॉमिक सर्वे में प्राइवेट यानी निजी, गैर वित्तीय, थोड़ा याद रखिएगा सब लोग कि गैर वित्तीय का मतलब क्या होता है, और जो याद नहीं बताएगा वो क्लास के बाहर जाएगा। गैर वित्तीय क्षेत्रक, एक जब क्वेश्चन करा था ना मैं पीवाई की और कोई, तो गैर वित्तीय क्षेत्र की बात मैंने किया था। एक वित्तीय क्षेत्र के लोन होते हैं और एक गैर वित्तीय क्षेत्र के लोन होते हैं। और एक क्वेश्चन एक पीवाईक्यू में आया था और मैंने चर्चा उस पीवाईक्यू में की थी आप लोगों के। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि निजी गैर वित्तीय क्षेत्रक में भारत का जो बैंक ऋण जीडीपी अनुपात है, बैंक, तो पतला कर लो इसको, बैंक ऋण जीडीपी अनुपात, बैंक ऋण जीडीपी अनुपात, इसमें लगातार वृद्धि हो रही है और ये कम हो रही है, सॉरी, अमेरिका और ब्रिटेन और जापान जैसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है। ये अनुपात जो है यूएसए, ब्रिटेन, ये पॉइंट सब है जो कि एग्जाम में पूछ जाता है कई बार, जापान आदि की तुलना में कम है। और इवन जो है इंडोनेशिया वगैरह से भी, ये कह रहे हैं कि इंडोनेशिया और मैक्सिको से भी अधिक है, जबकि इंडोनेशिया और मैक्सिको से अधिक है। अब ये क्या होता है, ये क्यों दिया गया है,
इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इंडोनेशिया एवं मैक्सिको से अधिक। अब दो चीजें, गैर निजी गैर वित्तीय क्षेत्रक, एक होता है वित्तीय क्षेत्र फाइनेंशियल सेक्टर, जो भी बैंक हैं, एनबीएफसी हैं, ये सब क्या कहते हैं, वित्तीय क्षेत्र कहे जाते हैं। और गैर वित्तीय क्षेत्र जो हम लोग हैं, जो हाउस होल्ड है, घरेलू लोग है। ये क्वेश्चन है वो यूपीएससी के प्रीलिम्स का, कि जो वित्तीय संस्थाओं के अलावा जो भी क्षेत्र होता है, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे औद्योगिक कंपनियां हो, चाहे घरेलू क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र में नहीं आएंगे। सिडबी आएगा वित्तीय क्षेत्र में, बैंक आएंगे वित्तीय क्षेत्र में, एनबीएफसी आएगा वित्तीय क्षेत्र में। लेकिन हम लोग जो है, कोई कंपनी जो है कृषि क्षेत्र, उसको जो लोन दिया गया है, गैर वित्तीय क्षेत्रों को जो लोन दिया गया है, वो जो है अपने देश में इस ऋण का, गैर वित्तीय क्षेत्र के बैंक ऋण और जीडीपी का अनुपात जो है वो अमेरिका और जापान और ब्रिटेन की तुलना में कम है, जबकि इंडोनेशिया और मैक्सिको से अधिक है। इसे कहते हैं एडवांस इकोनॉमी और इसे कहते हैं इमर्जिंग इकोनॉमी। जानते हो ना, ये विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये इसे क्या कहते हैं हम लोग, उन्नत अर्थव्यवस्थाएं कहते हैं, एडवांस इकोनॉमी कहते हैं। और इसे कहते हैं उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, जो कि इमर्जिंग इकोनॉमी उसे कहते हैं। तो इमर्जिंग इकोनॉमी की तुलना में हमारा अधिक है, जबकि विकसित देशों की तुलना में कम है। ये अब आपके पास 3-4 टर्म दिमाग में होना चाहिए जब आप नोट्स से मिलाओगे, पढ़ोगे। इसको पढ़ने से, नोट्स रिवाइज करने से पहले जो आपके पास वित्तीय क्षेत्र का जो टर्मिनोलॉजी वाला चैप्टर सेक्शन है, महत्वपूर्ण संकल्पनाएं वगैरह, या जो और कहीं कहीं उसको पढ़ लोगे तो ये चीजें जो, और जो पीवाईक्यू वाला सेक्शन है, ये सब होलिस्टिक पढ़ना पड़ेगा हर चीज को एक जगह। इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे से क्या होता है कि कहां चीजें जुड़ी हुई हैं, उसका आइडिया चल जाता है। अब हूं नोज कि प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाए, आप लोग उसमें से बहुत कम ही लोग शायद प्रीलिम्स देने वाले होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आगे देंगे। तो ऐसे ही पढ़ना है आपको। अब जहां शब्द मिला गैर वित्तीय क्षेत्र, आप पढ़ लीजिए गैर वित्तीय क्षेत्र क्या होता है। जहां मिला कि बैंक ऋण जीडीपी अनुपात, यानी कि जीडीपी की तुलना में बैंक कितना लोन देता है। तो इस तरीके से चीजों को पढ़ोगे ना, तो कोई कारण ही नहीं है कि इकोनॉमी के क्वेश्चन जो है न हो, और सिर्फ इकोनॉमी नहीं, बाकी विषयों के क्वेश्चन जो है वो भी हो जाएंगे। इसके बाद सरकार ने कहा है कि ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं की स्थिति बहुत बेहतर हुई है। ये आंकड़े हैं, इसे बताने सुनना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है, एक डेटा दिया गया है, लिखना नहीं है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है वो 2006 में 14,494 थे, यानी लगभग 15,000 थे, जो 2023 में 21,856 हो गए। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग फैल रहा है। और जब ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि हम हर समस्याओं में पढ़ा है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जितनी समस्याएं हैं उसमें पढ़ा है हम लोगों ने कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का विकास नहीं हुआ और बैंकिंग का विकास कम हुआ है, अब धीरे धीरे हो रहा है। तो उसके होने से क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ऋण मिल पाएगा, और जब ऋण मिलेगा तो उनका विकास होगा, उनका कल्याण होगा। तो ये सब पॉइंट दिया गया है। उसके बाद आरबीआई कहता है, इसमें इकोनॉमिक सर्वे कहता है वित्तीय समावेशन के बारे में। वित्तीय समावेशन शायद मैं लिखवाया आप लोगों को कल से ना, जो आदमी, अच्छा ये बताओ कि इसमें से कितने लोग जो हैं एक भी क्लास मिस नहीं किए हैं मेरा? इतना मारूंगा ना। नहीं, जो मैंने ऑफलाइन क्लास लिया था, ऑफलाइन जो क्लास मैं लिया था, ऑफलाइन क्लास में आ करके, घर पे नहीं, क्लास में आ करके ऐसे कितने लोग हैं जो एक भी क्लास मिस नहीं किए हैं मेरी? इतना, तुम शायद एक किए हो, हाँ एक किए हो तुम, कोई बात थी इसलिए मत बोलो तुम। इधर तो कोई नहीं है, तुम एक भी मिस नहीं किए हो, सारा क्लास किए हो। छात्राएं इतनी, तुम एक मिस नहीं की, तुम किए हो मिस यार। तुम तो आगे तो बताया गए थी कहीं से, तो तुक्का नहीं लगा मेरा, ठीक है। और इधर तुम नहीं की हो, तुम नहीं की हो, बोलेगी एक या दो की हूं। अभी नहीं, जो मैंने ऑफलाइन क्लास लिया था, हाँ तुम्ही को बोलो, बहंगा थोड़ी हुआ, यहाँ थोड़ी देख रहा हूं, देख तुम्ही को रहा हूं यार, पूरा किए थे, गुड।
इनाम कोई नहीं मिल रहा आप लोगों को। अब आप ही जैसे लोग मिस करेंगे मुझे, और क्या है। नहीं, एक क्वेश्चन आया है, साहूकारों जमींदारों के द्वारा दिया गया किसानों को दिया गया ऋण और वित्तीय क्षेत्र में आएंगे? नहीं, ये बिल्कुल नहीं आएगा। ये क्या अनौपचारिक क्षेत्र होगा, संगठित हो गया। जो जमींदार साहूकार गांव के जो अमीर लोग किसानों को लोन देते हैं खेती के लिए, किसी काम के लिए, वो कहीं से अर्थव्यवस्था में उसकी चर्चा ही नहीं होती है। हमने बता दिया था कि कृषि क्षेत्र को संगठित असंगठित दोनों क्षेत्रों से ऋण मिलता है। तो जो असंगठित क्षेत्रों से ऋण मिलता है तो कोई डेटा नहीं है और वित्तीय क्षेत्र में नहीं आएगा। वित्तीय क्षेत्र में सिर्फ जो वित्तीय संस्थाएं आपस में लेन देन करती हैं, लोन लेती हैं, बैंक से बैंक लेता है, आरबीआई से बैंक लेता है, वित्तीय संस्थाओं से एनबीएफसी लेते, वो सब आएगा। जो किसान और सब चीजें होंगे, अगर मनी लेंडर से तो मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है। अगर मनी लेंडर से लिया है, साहूकारों से लिया है, जमींदारों से लिया, तो कोई मतलब ही नहीं हो, तो आएगा नहीं कहीं पर, उसकी चर्चा ही नहीं होगी। लेकिन कृषि क्षेत्र में किसानों ने या बाकी लोगों ने अगर लोन लिया है मान लो कि बैंक से ही, तो वित्तीय क्षेत्र में नहीं आएगा, वो गैर वित्तीय क्षेत्र में आएगा। घरेलू, व्यवसायिक, कृषि आदि कामों के लिए लिया गया लोन गैर वित्तीय क्षेत्र में आता है। और बैंकों द्वारा लिया गया लोन या बैंकिंग संस्थाओं द्वारा लिया गया लोन या वित्तीय संस्थाओं द्वारा लिया गया लोन वित्तीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, अब क्या है, इसमें इकोनॉमिक सर्वे में वित्तीय समावेशन की बात नहीं की गई है, वित्तीय समावेशन सूचकांक की बात की गई है। कल से एक आदमी कोई ना, सब क्लास लिया इसलिए पूछ रहा था मैं, एक वो लेके आएगा क्लास नोटबुक लेके कोई आएगा ना क्लास में, ताकि मैं लाया हूं ना। तो वित्तीय समावेशन पढ़ाया हूं मैं, सूचकांक के बारे में हमने बात नहीं की, सूचकांक नहीं पढ़ाया गया। इस बार कहा है कि 2001 पढ़ाया था, लिखवाया होता है। तो क्या सुन लो, वित्तीय सूचकांक के बारे में क्या कहा गया है कि मार्च 2021 में ये आरबीआई जारी करता है, आरबीआई द्वारा। ठीक है, मार्च 2021 में ये जो इसे कहते हैं शॉर्ट में फिनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, FII, मार्च 2021 में ये 53.9 था, 53.9 था सूचकांक। और 2024 में मार्च 2024 में ये 64.2 हो गया, 64.2 हो गया। यानी कि क्या हो गया, ये बेहतर हुआ, इसे बेहतर कहा जाएगा। ध्यान रखना, ये जितना ज्यादा हो उतना बेहतर होता है, जितना कम हो उतना अच्छा नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इसकी शुरुआत ही जो है 2021 में हुई थी आरबीआई द्वारा, ध्यान रखना। इसका आरंभ भी जो है 2021 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, तो आरबीआई के द्वारा हुआ था। वित्तीय समावेशन सूचकांक के, वित्तीय समावेशन सूचकांक के घटक, इसके 3 घटक होते हैं, इसके 3 घटक होते हैं। पहला होता है पहुंच। पहुंच मतलब वित्तीय सेवाओं तक लोगों की पहुंच है कि नहीं है, खासकर वैसे लोग जो वंचित लोग हों, उसका उपयोग और उसकी गुणवत्ता, गुणवत्ता या इसको प्रभावशीलता भी कहते हैं हम लोग, कि प्रभावी है कि नहीं है। वित्तीय समावेशन सूचकांक के घटक 3 घटक हैं। पहुंच, पहुंच का मतलब क्या हुआ कि जो भी वित्तीय सेवाएं हैं वो लोगों को आसानी से पहुंचती है कि नहीं है, उनको उपलब्ध है कि नहीं है, और उनका वो उपयोग कर पाते नहीं। मान लो बैंक तो है गांव में, बैंक तो है गांव में, लेकिन वो बैंक का फायदा नहीं ले पा रहे हैं,
ऐसा भी हो सकता है कि वित्तीय साक्षरता का अभाव है तो लोग बैंकों का फायदा नहीं ले पाते हैं। और तीसरा होता है गुणवत्ता, यानी बैंक की सेवाओं का फायदा तो ले रहे हैं लेकिन उनको उनको लेने की रिश्वत देना पड़ता है ना, और देर से मिलता है। हमने लिखवाया था वित्तीय समावेशन की परिभाषा कि समय पर, उचित दर पर और उचित मात्रा में चीजें मिल जाए तभी तो फायदा होगा। यानी कोई पूछे कि वित्तीय समावेशन सूचकांक के घटक कौन कौन से हैं, तो 3 घटक इसके होते हैं और किसी भी देश के लिए वित्तीय समावेशन बहुत जरूरी है। और हमने कहा था कि समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बिना वित्तीय समावेशन के समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएंगे। हमने बताया था कि 2 घटक होते हैं वित्तीय समावेशी विकास के, वित्तीय समावेशन और एक सामाजिक समावेशन, है ना। अगले 2 पॉइंट लिख लो उसमें, और 1-2 पॉइंट लगा लो, लिख लो। यह सूचकांक 1-2 पॉइंट बस चाहता मैं। यह सूचकांक यह पता लगाता है, यह सूचकांक यह पता लगाता है कि वित्तीय सेवाओं को कमजोर वर्गों और कम आय वाले लोगों तक कितनी आसानी से पहुंचाया जा रहा है। अगला पॉइंट, इसके अंतर्गत विभिन्न पहलुओं को 0 से 100 के बीच दर्शाया जाता है। 0 से 100 के बीच दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट, 100 से तात्पर्य है 100 से तात्पर्य है पूर्ण समावेशन, पूर्ण वित्तीय समावेशन। 100 से तात्पर्य है पूर्ण वित्तीय समावेशन, जबकि 0 से तात्पर्य है समावेशन का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? डरो मत, बोलो। नहीं, जबरदस्ती क्यों करते हो? क्यों मान ले? हम नहीं मान ले, क्यों मान ले? हम मारूंगा तुम लोगों को ना। बहिष्करण मतलब बाहर रहना। 0 जो है पूर्ण समावेशन दर्शाता है, 100 जो है समावेशन दर्शाता है, जबकि अगर 0 आता है तो बहिष्करण, पूर्ण वित्तीय बहिष्करण दर्शाता है। बहिष्करण को 0 जो है 0 से तात्पर्य है पूर्ण वित्तीय बहिष्करण, 0 से तात्पर्य है पूर्ण वित्तीय बहिष्करण, या किसी भाषा में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यह दर्शाता है अगर 100 यानी 100 के जितना पास आएगा उतना ही वित्तीय समावेशन हो रहा है। ये सब टर्म ये नहीं पूछेगा 0 और 100, लेकिन 100 के पास होगा, 0 के पास होगा तो देश। अच्छा, एक कब आता है? ये प्रति वर्ष जुलाई में आता है, लिख लो इसको। यह प्रति वर्ष जुलाई में प्रकाशित होता है। यह प्रतिवर्ष जुलाई में प्रकाशित होता है। कि भाई इसमें सर्वे होगा कि गांव में कितने लोगों का बैंक खाता खुला है,
कितने लोग बैंक का ऋण ले रहे हैं, वो आपको नहीं जानना है। कितने लोग बैंक का ऋण ले रहे हैं, कितने लोगों को बैंक ऋण लेने की रिश्वत देना पड़ रहा है, कितने दिन में ऋण मिल रहा है, ये सब क्राइटेरिया होते हैं। इसके अंदर कई सारे क्राइटेरिया हो, जैसे एक ये 3 क्या है घटक है कि सब लोगों तक बैंक की पहुंच है कि नहीं है। बैंक की पहुंच तो है, गांव में बैंक है, लेकिन कितने गांव के गरीब लोग उसमें बैंक में खाता खोले हैं और कितने लोग लोन ले पा रहे हैं। लोन जब ले रहे हैं तो उस लोन को कितने दिन में ले रहे हैं, और जितना लोन अप्लाई कर रहे हैं उतना लोन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और उस लोन के लिए क्या रिश्वत दे रहे हैं वो, ये सब चीज पूछा जाता है। समझ गया ना? आप मुस्कुरा रहे हैं, आज कुछ बात है, ठीक है जी सर। रोज नहीं मिला था, ठीक है। अब इसके बाद कहा गया है इसके बारे में, इस टॉपिक में पूंजीगत बाजार के बारे में। पूंजी बाजार, लेकिन कुछ में स्पेशल नहीं है इसलिए कोई इसमें लिखना नहीं है। पूंजी बाजार क्या कहा गया है? कहा गया है कि अपने देश में बहुत ज्यादा आईपीओ इशू हो रहा है। आईपीओ जो है 32% बढ़कर पिछले अप्रैल से दिसंबर के बीच में 259 आईपीओ आए। एक मिनट आ रहा, अप्रैल दिसंबर आईपीओ जानते हो ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो कह रहा है कि आईपीओ में इतनी वृद्धि हो रही है। आईपीओ की वृद्धि होने क्या, नई नई कंपनियां इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, नई नई कंपनियां आ रही हैं। आईपीओ जितना इशू होगा, जितने लोग निवेश करेंगे आईपीओ में, उतना ही लोगों को भी फायदा होगा और उस पैसा से फिर अर्थव्यवस्था में निवेश होगा और बढ़ेगा। ऐसे डीमेट खाते जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। डीमेट खाते करीब 18.5 करोड़ हो गए, 32% बढ़े हैं। डीमेट जानते हैं, बताया था डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट जो शेयर मार्केट में कोई भी निवेश कर, डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो डीमेट अकाउंट जो आपको इतने हो गए हैं कि 18.5 करोड़ डीमेट हो गए। यानी भारत का पूंजी बाजार भी अच्छे रफ्तार से विकास कर रहा है। और इसमें तुलना किया गया है कि जो बीएसई का जो पूंजीकरण है, चूंकि ये सब सितंबर के आंकड़े हैं, दिसंबर क्या लिख नहीं रहा हूं मैं यहां पर। सितंबर, दिसंबर, अप्रैल, दिसंबर, ये सब आंकड़ों को जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए हमेशा कि डीमेट अकाउंट, डीमेट खाते में वृद्धि, ठीक है। उसके बाद आईपीओ में वृद्धि, ये सब वृद्धि हो रहा है। ये क्या दर्शाता है? दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में जा रही है। जो इतने ज्यादा, अच्छा, जो पूंजीकरण जीडीपी अनुपात है, शेयर बाजार, फिर पूछूंगा कुछ, अभी आप लोग पूछने से पहले पूछूंगा, पूंजीकरण जीडीपी अनुपात, इसमें वृद्धि हुई है। ये क्या होता है भाई, जाना है? एग्जाम चल रहा है, चलिए कोई बन जाइए। जाने वाले को कौन रोक पाया है? आप लोग तो आने वाले को रोक नहीं पाए, मैं आ ही गया। आप लोग चाहते थे मैं ना आऊं, फिर भी मैं आ गया। ठीक है, ये क्या होता है पूंजीकरण भाई? इसमें बेसिकली ध्यान से देखो, यहां बोर्ड पर बीएसई की बात की गई है कि बीएसई का पूंजीकरण और जीडीपी अनुपात में वृद्धि हुआ है। पूंजीकरण का मतलब लिखवाया, फॉर्मूला भी लिखवाया हूं मैं। जितना शेयर बाजार में कंपनियां हैं, उन कंपनियों को जितने शेयर्स हैं, शेयरों का जितना प्राइस है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाजार पूंजीकरण आता है। किसी कंपनी का भी हो सकता है और पूरे बाजार का भी हो सकता है। मान लो रिलायंस का जो कैपिटल पढ़ते हैं हम लोग कि 30 लाख करोड़, 40 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, जो भी है, वो कैसे पता करते हैं कि रिलायंस की जितनी कंपनियां हैं उन कंपनियों ने कितने शेयर इशू किए हैं और उन शेयरों का प्राइस कितना है। मान लो रिलायंस की कई कंपनियां हैं, ए बी सी डी। ए ने 1 लाख शेयर इशू किया, अब इस शेयर का प्राइस मान लो 500 रुपया है, तो इतना मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 5 लाख शेयर इशू हुआ, इन शेयरों का प्राइस मान लो 900 रुपया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही करके तो जितनी भी कंपनियां हैं उन कंपनियों के शेयरों के मूल्यों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो राशि आती है उसे पूंजीकरण कहते हैं, कैपिटलाइजेशन कहते हैं। और इसी आधार पर मैंने बताया जब सेंसेक्स के बारे में,
सेंसस कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, इन सब बातें मैंने वहां पढ़ाया है, पूंजीकरण टॉपिक पढ़ाया गया है, आप लोग उस नोट्स को देख लेंगे। लेकिन ये कह रहा है क्या इकोनॉमिक सर्वे कि शेयर बाजार पूंजीकरण जो है जीडीपी के अनुपात में वृद्धि हो रहा है। ये क्या दर्शाता है कि आपके यहां लोग जो है निवेश कर रहे हैं, तभी तो शेयर पूंजीकरण बढ़ेगा, और ये निवेश दर्शाएगा कि आगे रोजगार बढ़ेगा और आगे उत्पादन बढ़ेगा, और देश की जीडीपी तो होड़ मची है पूंजीकरण में भी और जीडीपी में। तो ऐसी कई सारी बातें जो हैं आपके इसमें लिखी गई है, और ये जो है चीन, ब्राजील इन सब से अधिक है। इंडिया में ये जो पूंजीकरण है 136% है, यानी जीडीपी से लगभग 1.5 गुना ज्यादा, 36% ज्यादा। यानी 100 रुपये जीडीपी है तो बीएससी का पूंजीकरण कितना है, 136 है। और जबकि ब्राजील और चीन में ये लिखा गया है कि ये सेम चीज चीन और ब्राजील में जो वहां के शेयर बाजार हैं उनकी तुलना में बहुत अधिक है। चीन में ये 65% है और ब्राजील में 57% है, इंडिया में 136% है। तो ये सब एक एक बार पढ़ोगे ना इकोनॉमिक सर्वे को, जब भी जीवन में मौका मिले एग्जाम से पहले, तो आपका काम उस समय आसान हो जाएगा और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ जाओगे। अब इसमें लास्ट चीज है इस चैप्टर में, हाँ पूछिए। लास्ट चीज चैप्टर में बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि उससे संबंधित है। किससे? नहीं, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक बीमा से और एक पेंशन से। और बीमा के बारे में तो टर्म मुझे बताऊंगा जी। नहीं, सरकार नहीं करती है ना, जहां अच्छा होता है तुलना करे, जहां खराब होता नहीं करती है। इसमें क्या निराश होते हैं। अब आप अपनी तुलना सलमान खान थोड़ी करते हैं, अपनी तुलना अपनी तो अगल पड़ोस लोगों से करते हैं, है ना। नहीं समझा मैं ट्रेड कैसे काम करता है, तो छोड़िए, ट्रेडिंग के बारे में क्या पढ़ाऊं मैं। ट्रेड कैसे काम करता है थोड़ा सा स्पष्ट है। अगर आप पूछेंगे पैसा लाइए 2-4 लाख रुपए, ट्रेडिंग सीख लेंगे, कोई बात नहीं, एक बार गंवा दीजिए फिर हो जाएगा। ट्रेड कैसे काम करता है मतलब ये समझा नहीं मैं। ट्रेड तो कंपनियों का शेयर खरीदना है, आजकल तो ऐप बेस्ड हो गए हैं या शेयर बेस्ड हो गए हैं, आप कर सकते हैं। और इसके बारे में और जानकारी क्लास के बाहर आकर पूछ लेंगे, बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद कहा गया है बीमा क्षेत्र के बारे में। इसमें कुछ कंसेप्ट जानना है आप लोगों को, जो कि एग्जाम में उपयोगी है। बीमा क्षेत्रक, बीमा जानते हो, इंश्योरेंस। इसमें क्या कहा गया है कि FY 2024 में FY 2024 में जो बीमा प्रीमियम है, जो बीमा प्रीमियम समझते हो ना, जो प्रीमियम देते हैं हम लोग, बीमा प्रीमियम है वो 7.7% बढ़ा है। और लोग करीब बीमा प्रीमियम कितना दे रहे हैं, 11.2 लाख करोड़। इतना लोग जो हैं बीमा दे रहे हैं। थैंक यू सर। चला दीजिए, बंद कर दीजिए। अच्छा, हम लोग 3-4 दिन से पढ़ रहे हैं, ये FY 24 का मतलब क्या हुआ? 23-24 या 24-25? ये 25-26 कह रही है। तेईस 24, इसका ध्यान रख लो। इसका मतलब होता है 2023, जो एंड होता है ना उसी को लिखा जाता है। अगर FY 25 लिखा होगा तो 24-25, FY 26 लिखा होगा 25-26 नहीं, FY 24 का मतलब FY 23-24, ठीक है। लेकिन बीमा प्रीमियम तो बढ़ा है, लेकिन कहता है क्या कि बीमा पैठ, यही समझना है आप लोगों को। बीमा पैठ एक टर्म होता है, इसे कहते हैं इंश्योरेंस पेंट्रेशन।
इसमें थोड़ी गिरावट हुई है। तो बीमा पैठ क्या है हमारे पास? बीमा पैठ जो कहा है कि 2023 में 4% था और 2024 में 4% और 2024 में ये 3.7% हो गया। और इसमें जो है जीवन बीमा पैठ जो था बीमा दोनों होते हैं। बीमा एक जीवन बीमा भी होता है और एक गैर जीवन बीमा। इसका जो बीमा पैठ है जीवन बीमा का बीमा पैठ जो है ये 3% से घटकर 2023-24 में 2023 और 2024 ये 3% था और ये 2.8% हो गया, ये भी गिरा है। और यहां पर ये जो था ये स्थिर है 2023-24 में, दोनों जगह ये स्थिर है। अब इन चारों टर्म को 2-3 टर्म जो है समझ लेते हैं कि पहला कि बीमा पैठ क्या होता है, फिर जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा। पहले लिख लीजिए आप लोग, फिर समझा देता हूं। पहले तो प्रीमियम समझ जाते हो, जो हम लोग कोई भी इंश्योरेंस करवाते हैं उसका प्रीमियम देते हैं, चाहे मकान का भी, चाहे गाड़ी का भी, चाहे जीवन का भी। तो जो जीवन का कराते हैं हम लोग वो जीवन बीमा होता है। और व्यक्ति के जीवन के अलावा जो भी चीजें होती हैं उसे हम लोग गैर जीवन बीमा कहते हैं। जैसे वस्तु का हो, मकान का हो, गाड़ी का, बाइक का, किसी का इंश्योरेंस जो होता है वो गैर जीवन बीमा। जीआईसी है, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, और भी प्राइवेट कंपनियां ऐसी लोबार्ड है, बजाज एलियंस है, बहुत सारे कंपनियां हैं। तो वो सब गैर जीवन बीमा में काम करती है। एलआईसी जो है जीवन बीमा करती है और गैर जीवन बीमा में जीआईसी करती है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन यहां पे बीमा पैठ, इंश्योरेंस पेंट्रेशन, ये क्या होता है कि देश में जो भी जीडीपी है, जीडीपी की तुलना में प्रीमियम कितना आता है हमारे देश में, और यही 3% 4% क्या है, प्रीमियम है। तो बीमा पैठ एक अनुपात है जो दर्शाता है कि देश में जो जीडीपी है, तो जीडीपी के परसेंटेज के रूप में कितना लोग बीमा जमा करते हैं। ये दुनिया की देशों से बहुत कम है हमारे यहां, ये और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बीमा पैठ जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही लोग सुरक्षित रहेंगे। एक और पैसा निवेश के लिए भी जाएगा। जितना एलआईसी में पैसा जमा करोगे, जितना जीआईसी में पैसा जमा करोगे, वो पैसा फिर कहीं ना कहीं वो कंपनियां ऋण देगी, निवेश होगा, उसका अर्थव्यवस्था में उत्पादन होगा, रोजगार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और जितना हम बीमा कराएंगे, तो बीमा क्या है, भविष्य की एक सुरक्षा योजना है कि भविष्य में कुछ दुर्घटनाएं हो जाए तो आपके साथ वो पैसा मिल जाएगा, चाहे मेडिक्लेम हो, स्वास्थ्य बीमा हो, और चाहे जीवन बीमा हो, चाहे अब दिल्ली में और यहां पर भी जितने मकान लोग खरीदते हैं, उस मकान का लोन लेते हैं, तो लोन लेने से पहले उसका बीमा होगा, तभी लोन फाइनेंस हो रहा है। उसकी राशि ज्यादा होती है, एक वन टाइम होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 50 लाख का लोन कराया, तो करीब 1-1.5 लाख रुपए आपको ले लेंगे बीमा कंपनी, लेकिन आपका मकान सिक्योर हो गया कि कुछ भी अगर दुर्घटना हो जाती है, इवन आपके साथ कुछ हो जाता है, मान लो मेरे मकान नाम पे मकान है और मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरे परिवार वालों को उस मकान का किस्त नहीं चुकाना पड़ेगा, वो मकान माफ हो जाएगा। तो ये बीमा क्या सुरक्षा देती है। वो आता है ना ऐड एलआईसी वगैरह का, एकदम गुस्से में आती है लेडी, तुम तो चले गए, मकान का किराया, बच्चों की फीस सब छोड़ के चले गए, तुमने टर्म इंश्योरेंस कराया नहीं। आता है ना ऐड, एक आता है, बड़ी गुस्से में लेडी आती है और बोलती है। और वो पैसा बाजार का कैसा ऐड आता है, उसमें भी आपके बेटे ने सब कुछ भर दिया, वो कहता है मेरा बेटा ही नहीं है,
तो पैसा वाले पहुंच जाते हैं कि मैंने सब भरा आपका। कई सारे ऐड भी ज्ञान देता है, तुम लोग रील्स देखोगे, ऐड भी ज्ञान देता है। ठीक है, थोड़ा लिखिए बीमा पैड के बारे में। बीमा पैड से तात्पर्य है, बीमा पैड से तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, जिनको फुल फॉर्म नहीं पता हो लिख लें, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, बीमा प्रीमियम की मात्रा के प्रतिशत के रूप में बीमा प्रीमियम की मात्रा है ना। और ये दर्शाता है कि, अच्छा पता है, ये अगर ग्लोबल बात करोगे तो ग्लोबल 24 में पता है कितना है, लगभग वैश्विक स्तर पर औसत अनुपात जो है, वैश्विक औसत ये 8% है। यानी विश्व के जैसा अमेरिका और ज्यादा होगा, वैश्विक हमारे यहाँ कहीं 3.7 है, 4 है, हमसे लगभग डबल जो है वो है। अच्छा, बीमा पैठ कम होने का कारण क्या है, मेरे से पूछ लो भाई। पीछे वाले लोग सिर्फ एसी के चक्कर में, ठंडी के चक्कर में पीछे दूर दूर बैठ रहे हैं मेरे से। यही है एक गर्मी के लिए लोग साथ छोड़ देते हैं, तो बाकी जब पटना से दिल्ली जाऊं तो कौन साथ में रहता है। जी नहीं, बीमा पैठ कम होने का मतलब तो कि लोग अपने जीवन का, अपने सामानों का इंश्योरेंस नहीं करवा रहे हैं, सिंपल ये बात है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ के देखो तो ये दर्शाएगा कि बीमा पैठ अगर कम आपके यहां है तो आपके पास जो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं वगैरह हैं, उनके पास निवेश की कमी हो रही है। लोग बीमा नहीं करवाएंगे तो एलआईसी के पास पैसा कम हो जाएगा, लोग बीमा नहीं करवाएंगे तो एलआईसी लोम्बार्ड कम हो जाएगा, बजाज फाइनेंस कम हो जाएगा, तो फिर वो लोन नहीं देंगे। तो ये होता है। लेकिन अगर बीमा पैठ कम होने का कारण क्या है, लोगों में जागरूकता का भाव। नहीं, आगे आओ, बाद में आओ। बहुत जागरूकता का भाव है। बीमा पैठ कम होने का कारण लिख लो, 2-3 पॉइंट। बीमा पैठ कम होने का कारण, जहां जहां इंपॉर्टेंट वहां थोड़ा लिख लो तो अच्छा रहेगा। बीमा पैठ कम होने का कारण, जागरूकता का भाव, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यानी लोग जागरूक ही नहीं है। अगला है जागरूकता का अभाव, सॉरी साक्षरता का अभाव। साक्षरता का अभाव, बहुत ऐसे लोग हैं कहते हैं कि मैं कमाऊं, मैं पेट काट काट के जमा करूं और मेरे मरने के बाद मेरे बीवी बच्चे ऐश करें। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों भाई? तो ये बहुत लोग होते हैं। तो लोगों को जागरूकता नहीं है, लोग उदासीन हैं, लोगों में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एक और पॉइंट है, भरोसे में कमी। लोगों को डर है, पता नहीं कंपनी भाग जाए, हम क्या करेंगे, इतना पैसे वाले को। भरोसे में कमी, भरोसे में कमी। बीमा की उच्च लागत, प्रीमियम ही ज्यादा होते हैं लोगों के पास, छोटे प्रीमियम में लोग काम नहीं करते हैं। अब गांव के लोग क्या कहते हैं, गांव के लोग क्या करते हैं कि भाई किसी को ब्याज भी देंगे 1 लाख रुपया, उससे 2% 3% मिल रहा है पर महीने, और ये जोड़ेंगे कि यार जमा करेंगे एलआईसी में तो हर साल जमा करो, हर 3 महीने में जमा करो और फिर मिलेगा इतना पैसा। क्या होगा, पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अरे भाई वो नहीं रहने के लिए है ना, आजकल टर्म इंश्योरेंस आ रहा है, एक बार करा लो, 1 करोड़ 2 करोड़ लोग कराते हैं, जीवन में कुछ हो जाए तो इंश्योरेंस बड़ा महत्वपूर्ण चीज है यदि आप अपने परिवार, अपने आश्रितों के लिए वो है तो। अगर आप पे कोई आश्रित ही नहीं तो कोई बात नहीं, तब तो आप, ये आपके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि कोई हिसाब नहीं है, जैसे आप में से कई सारे लोग होंगे, बहुत है ना। चलिए, नहीं है तो एक आईएएस आईपीएस सिविल सर्वेंट बनने के बाद हो जाएगी, अगली 2-3 पीढ़ियों के लिए हो जाएगी।
एक विधायक और सांसद बन जाए और एक आईएएस ऑफिसर बन जाए घर में, तो फिर कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये जान लीजिए। लीगल सोर्सेस से ही बहुत कमा लेंगे आप लोग, ठीक है। अब आगे कहा इसी टॉपिक में, बीमा वाले में ही एक और टर्म दिया गया है, वो दिया गया है कि बीमा घनत्व। ये क्या कहा गया है यहां पर? नहीं, इसमें नहीं कहा गया है। बीमा पैठ गिरावट आई है और घटकर इतना हो गया। एक और टर्म होता है यहां पर जो कि यहां लिखा नहीं गया, लेकिन बता रहा हूं मैं, बीमा घनत्व। सुने हो नाम? इसी के साथ ले लो, इंश्योरेंस डेंसिटी। एक और टर्म लिख लो, बीमा घनत्व, या बहुत लोग सघनता भी कहते हैं। इंश्योरेंस डेंसिटी। ये क्या होता है कि कोई भी कंपनी ने, देश की जितनी बीमा कंपनियां हैं, उन सभी बीमा कंपनियों ने जितना बीमा प्रीमियम इकट्ठा किया है और उसको जनसंख्या से भाग दे देंगे। समझ रहे हो? उसको जनसंख्या से भाग दे देंगे, वो आ जाएगा आपका बीमा घनत्व। प्रति व्यक्ति प्रीमियम कह सकते हैं इसको। यानी देश में मान लो कि 1,00,000 करोड़ बीमा प्रीमियम आता है और देश की जनसंख्या 150 करोड़ है, उससे भाग दे दो, उसे कहेंगे बीमा घनत्व। ये भी बेहतर, ये क्या दर्शाता है कि प्रति व्यक्ति कितना, प्रति व्यक्ति आय होती है, प्रति व्यक्ति व्यय होती है, प्रति व्यक्ति जीडीपी होती है, वैसे ही प्रति व्यक्ति आपकी बीमा घनत्व भी होता है, जो कि दर्शाता है कि लोगों ने कितना बीमा प्रीमियम जमा किया। लिखिए, यह बीमा कंपनियों द्वारा एकत्र किए गए कुल बीमा प्रीमियम का देश की जनसंख्या, कुल बीमा प्रीमियम का देश की जनसंख्या से अनुपात है। देश की जनसंख्या से अनुपात है। अगला पॉइंट, अनुपात है। सरल शब्दों में यह प्रति व्यक्ति प्रीमियम को दर्शाता है। अब देखो, अगर बीमा घनत्व की बात मैं करूं, प्रति व्यक्ति बीमा प्रीमियम को दर्शाता है, बीमा घनत्व। तो 2001-2 में, थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं, अच्छा ये जान लो, बीमा घनत्व हमेशा डॉलर में मापा जाता है, अंतरराष्ट्रीय हमेशा डॉलर में, यूएस डॉलर में मापा जाता है। ये जो 2001-2 में ये $11.5 था, $11.5 1-2 में। यानी अगर देश में जितना प्रीमियम आया उस सब को जनसंख्या से भाग दे दोगे तो $11.5 आएगा, मतलब 80 से गुना करो आज की तारीख में। तो उस समय था। आज की तारीख में 21-22 में छोड़ दो, 23-24 में ये हो गया है, 23-24 में, 2023-24 में ये बहुत तेजी से बढ़ा है और हो गया आपका $95, $95, 95। 22-23 में ये $92 था, $92 था। और वैश्विक लोगे तो आश्चर्य करोगे, वैश्विक जो औसत है ये आपका $889 है।
तो क्योंकि वहां जनसंख्या कम है ना, जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम होने के चलते वहां बहुत ज्यादा था। ये 23-24 का, ये 2023-24। ठीक है। और इसमें जीवन बीमा जो है, जीवन बीमा जो है, अगर बीमा घनत्व में अगर बात करें जीवन बीमा की, और बात करें गैर जीवन बीमा की, तो ये 23-24 की बात हम कर रहे हैं, $70 है और ये $25 है। ठीक है। जी। तो वही तो किया, और क्या किया है। हाँ, तो प्रीमियम कैसे, अच्छा कितना लोग प्रीमियम जमा किए हैं, तो उससे क्या पता चलता कि देश में कितना लोग बीमा करवाते हैं। हाँ, इसी से कितने बीमा करवाते हैं, तो वो तो आसान आंकड़ा है ना उसको। अब देश में कितना लोग बीमा करवाते हैं, बीमा व्यक्ति से नहीं मतलब है ना, बीमा परिवार से मतलब है। मेरे घर में कोई बीमा मैं करवा ले काफी है। हाँ, अगर पत्नी को निपटाना है तो पत्नी करवा दो, और पति भी, पत्नियां भी पत्नी को निपटा देती हैं। अभी तो एक डीजीपी जो बिहार के ही थे, कर्नाटका में दंगल, कल घटना जो घटी है परसों, ऐसे ऐसे चंपारण के ही थे, वो चंपारण के ही थे, और जाकर के वहां बेंगलुरु में, कर्नाटका में डीजीपी थे, पूर्व डीजीपी, और उनकी और बेचारे रिटायर हो गए थे, और पत्नी ने आंख पे मिर्च झोंक करके और तब चाकू से काट काट के खत्म कर दी। और साथ बेटी की भी हाथ है उसमें, बेटी का भी हाथ है। मतलब कैसे कैसे लोग हैं। मैं माइक, ठीक है। तो आजकल तो कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए सुरक्षा ही बचाव है। तो बीमा, कई बार लोग बीमा करवा के मार भी देते हैं ना, कई बार लोग बीमा करवा के मार भी देते हैं, बहुत सारी घटनाएं होती। तो आपका जो है ना तर्क कि प्रति कितने लोग बीमा कराते हैं, अब छोटे बच्चे का बीमा कई बार नहीं होता है, बड़े बच्चे का बीमा नहीं होता है, तो ऐसे बीमा उसको काउंट नहीं किया गया। लास्ट इसमें कहा गया है पेंशन के बारे में। पेंशन, पेंशन क्षेत्र, पेंशन भी क्या है, एक सामाजिक सुरक्षा है, और इसमें एक संकेतक दिया गया है पेंशन क्षेत्र, पेंशन क्षेत्रक में। वो क्या कहा गया है, सरकार कह रही है कि हमारे जो अटल पेंशन योजना के बाद से इसमें काफी वृद्धि हुई है, और बहुत सारे लोग जो हैं पेंशन करवा रहे हैं। और इसमें एक सूचकांक आया मर्सर सीएफ इंस्टीट्यूट ऑफ, ये अब जानना नहीं है कि अटल पेंशन योजना में सितंबर में, अक्टूबर में लिखा हुआ है कि सितंबर में इतना वृद्धि हुआ, दिसंबर में इतना वृद्धि हुआ। सितंबर 2023 तक आंकड़ा था कि 675.2 लाख से 16% वार्षिक वृद्धि दर्शाती है, यानी 783-24 में आया है और 675 लास्ट ईयर था। या इतने लोगों ने कराई है अटल पेंशन योजना, कई करोड़ लोग हो गई है।
तो निश्चित तौर पे दर्शाता है कि लोग अपने बुढ़ापे के लिए, अपने वृद्धावस्था के चिंतित हैं। अटल पेंशन योजना में क्या बोलो, अटल पेंशन योजना में तुम लोग साजिश कर रहे हो क्या कि छात्राओं ने गुरु की हत्या एकदम चाकू वाकू से करके कर दो। मैं जो ज्यादा बचाव करता है ना, रक्षा की भक्षक हो गया है। तभी तो तुम लोग कहीं बुलाते तो मैं नहीं आता हूं। क्या भरोसा कहीं जाऊं वहां पर सर क्लास में बड़ा पढ़ाते हैं तो कुछ निपटा दिया जाए सर को ही। ठीक है, तो यानी भारत में पेंशन क्षेत्र का विकास हुआ है। एक संस्था है, इसके बारे में थोड़ा जान लेना यहां पर, क्योंकि ये पूछा सकता है। मर्सर सीएफए इंस्टीट्यूट, ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, ये एक संस्था है मर्सर सीएफ इंस्टीट्यूट, जो कि ग्लोबल लेवल पर पेंशन इंडेक्स निकालती है। 2024 में निकला है। उसमें लिखा गया है, इसका जो 2024 का आया है, 2024 का आया है ये ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। इसमें कहा गया है कि भारत में जो सूचकांक का मूल्य जो है वो घट गया है। कैसे लिखो, जीपीआई ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 और 2024। 2023 में ये था 45.9 और 2024 में हो गया है ये 44। ये ज्यादा होना बेहतर होता है। ये क्या होता था लिखवा देता हूं। तो ये भी आंकड़े सब निकाले जाते हैं देश में। 44 है, कंफ्यूज मतलब 44 है। तो एक संस्था है मर्सर सीएफ इंस्टीट्यूट जो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स निकालती है, और उसकी 2024 की जो रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया कि भारत में समग्र सूचकांक जो है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का, यानी लोगों ने पेंशन थोड़ा सा, भले ही सरकार कह रही है कि पेंशन का बढ़ा है, लेकिन जनसंख्या वगैरह बढ़ जाने के बाद इसकी संख्या थोड़ी सी कम हुई है। अब थोड़ा सा नीचे यहीं पर लिख लो मर्सर के बारे में, थोड़ा सा क्या संस्था है ये। पहला पॉइंट एक लिख लो, यह इंडेक्स मतलब ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, यह इंडेक्स पेंशन प्रणालियों की तुलना करके उन्हें और बेहतर बनाने के लिए सुधारों की पहचान करता है। उन्हें और बेहतर बनाने के लिए सुधारों की पहचान करता है। और पता है ये 44 जो आया है ये 48 देशों में आया है। 48 देश में भारत का रैंक 44 है। सॉरी, ये तो पॉइंट स्कोर है, सॉरी, और रैंक भी ये स्कोर है, और रैंक भी भारत का 44 है, जो कि 48 देशों में है। यानी अपने यहां लोग पेंशन के प्रति उतने जागरूक नहीं है। इसीलिए भारत में वृद्धावस्था की ज्यादा समस्याएं होती है। इसलिए भारत में वृद्धाश्रम की आवश्यकता पड़ रही है। अगर लोग पेंशन कराएं और अकाउंट में पैसा आता रहे तो बच्चे भी सेवा करेंगे। तो ईश्वर न करे आप लोगों के जीवन में अगर ऐसे आते हैं कि आप किसी एग्जाम में सफल नहीं हो पाते हैं तो पेंशन कराना शुरू कर देना, और पैसा रखोगे तो लोग अंतिम दिन तक आपका थोड़ा सा वो करेंगे। लेकिन हाँ, अगर पैसा दिखा कर रखोगे तो लोग
निकाल भी लेंगे मार मुर कर। ऐसा पैसा जो जिसमें वसीयत का लिखा हो कि मेरे मरने के बाद और जो मैं सेवा करेगा उसी को मिलेगा, और नहीं तो ये दिया जाएगा दान में, चैरिटी में, ये सब चीजों में। ठीक है, तो ये सब अपना अनुभव बता रहा हूं, इसलिए अपना करता रहना उसमें। इन चीजों में मैं बहुत सख्त हूं, क्योंकि मुझे लगता है ना कि बुढ़ापे में तो आदमी को कष्ट होना ही है, और हम लोगों को तो और ज्यादा कष्ट होना है। ठीक है, मैं सब सुन लेता हूं। तो ये पेंशन क्या, सेवानिवृत्ति की बात होती है, 60 साल के बाद की बात होती है। मैं 30-40 साल अभी नहीं, तो प्याज है 30 या 32 साल जो होगा अभी 60 साल होने। ठीक, चलिए, तो ये चैप्टर नंबर, इसमें एक लास्ट साइबर सुरक्षा के बारे में बात भी किया गया है, और कहा गया है कि ये आईएमएफ ने कहा है कि दुनिया में वित्तीय नुकसान जो हुआ है बहुत ज्यादा हुआ है सिर्फ साइबर क्राइम के चलते। साइबर क्राइम जानते ही हो, आजकल तो एकदम कितना फ्रॉड हो रहा है। अब तो आरबीआई बहुत सजग हो गई है, हम सब लोगों को, सबके पास फोन आता है, मैसेज आता है रोज कि भाई आपका, क्लास में चर्चा हमने की है कि आपका ये अरेस्ट हो गया है, आपका ये हो गया है, आपका बिजली कट जाएगा, आपको कार मिला है, आपको, अब तो ऐड भी आ रहे हैं कई सारे टीवी वगैरह पर, है ना। तो ये निश्चित तौर पे आप लोग भी ऐसे जाल में ना फंसे, अपना ओटीपी ना बताएं। तो कहा गया कि भारत के वित्तीय क्षेत्र के साइबर सुरक्षा पहलू, यानी साइबर सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये भी एक रिपोर्ट आया इसमें कि साइबर अटैक घटनाओं में से लगभग 5वीं घटना में वित्तीय संस्थाएं शामिल है। जितना साइबर अटैक हो रहा है दुनिया में, उसमें हर 5वां जो है वो वित्तीय संस्थाओं से संबंधित है, यानी बैंक से संबंधित है, यानी गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं। आजकल क्या है, कई ऐप बेस्ड लोन वाले चीजें हैं, उसमें आप लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपका ओटीपी मांगता है और सारा आपके अकाउंट से जो भी पैसा होता है वही निकाल लेता है। तो लोन तो मिलता नहीं है, जो होता है वो निकल जाता है। तो ऐसी चीजें हो रही हैं, तो आप लोग अलर्ट रहें, जिसके सरकार भी बहुत अलर्ट हो गई है। और 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ है साइबर अटैक के चलते वित्तीय संस्थाओं को, है ना, 2.5 मिलियन डॉलर। तो ये पहला सेकंड चैप्टर जैसे बातें कही गई है। अब आता है थर्ड चैप्टर, यह है बाह्य क्षेत्र एफडीआई को व्यवस्थित रूप देना। बाह्य क्षेत्र, वैसे बाह्य क्षेत्र में सिर्फ एफडीआई नहीं आता है, बाह्य क्षेत्र में कई चीजें आती हैं, लेकिन यहां पर एफडीआई का हेडिंग दिया गया, लेकिन और बहुत सारी बातें जो हैं वो कही गई है। हमने कल भी बात की थी, वैश्विक व्यापार जो है काफी प्रभावित हुआ है। तो इस इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर में कहता है वैश्विक व्यापार के बारे में, कहता है कि अब इसमें ज्योग्राफी वाले लोग जानते हैं, ज्योग्राफी अच्छी होगी उनको थोड़ा सा समझ में आएगा कि लाल सागर में जो व्यवधान हुआ है, रेड सी जानते हैं ना आप लोग, ज्योग्राफी तो हो गया आप लोगों का। लाल सागर में व्यवधान, अब देखो जब लिखोगे ना कि विदेशी व्यापार प्रभावित हुआ विगत कुछ वर्षों में, जब लिखोगे कि मेंस के क्वेश्चन में, प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऐसे आए हुए दिखाऊंगा आप लोगों को कि विदेशी व्यापार में क्या क्या बाधाएं रही हैं, क्यों ये कम हुआ है, तो उसमें ये सब जो घटनाक्रम होते हैं वो, क्योंकि दुनिया का बहुत सारा व्यापार, कल हमने सुएज नहर की बात की थी, ठीक है, लाल सागर में व्यवधान के चलते क्या हुआ है कि जो जहाजों वाला नौ परिवहन है उसके लागत में वृद्धि हो गई है। व्यवधान के कारण नौ परिवहन लागत में वृद्धि, और जो लागत में वृद्धि हुआ तो निश्चित तौर पर व्यापार महंगा हो गया, क्योंकि देश का तो है नहीं, देश के बाहर का है। और एक और कहा गया है होर्मुज स्ट्रेट, जल डमरू मत, जानते हो ना कहां है होर्मुज, इंडोनेशिया, ईरान और फारस वाले इलाके में है ना। जो ये सबसे ज्यादा दुनिया का जो वैश्विक पेट्रोलियम है
21%, 21% लिक्विड पेट्रोलियम, तरल पेट्रोलियम इसी मार्ग से आता है। ये ईरान, सऊदी अरब, ये जो ओमान ये इलाका वाला है, हॉर्मुज स्ट्रेट, गल्फ के गाड़ी वाला, मतलब फारस और गल्फ दोनों का मिलकर है ना ये कुछ। अब इकोनॉमिक सर्वे के बारे में सब पढ़ ले रहा हूं मैं। तरल पेट्रोलियम का मार्ग है ये हॉर्मुज स्ट्रेट, है ना। तो ये सब में क्या है कि डिस्टरबेंस हुआ है और उसके चलते चीजें बदली हैं। और पनामा नहर में जल की कमी हो गई है, पढ़े हो आर्टिकल वगैरह। पनामा नहर में भी जल की कमी, ये क्या है, ये पर्यावरणीय जलवायु परिवर्तन है ये। अब जो जलवायु परिवर्तन का अगर क्वेश्चन लिखता है जलवायु परिवर्तन कैसे विदेशी व्यापार को प्रभावित किया है, तो सब पॉइंट आएगा ना भाई कि पनामा नहर में जल की कमी के चलते विदेशी व्यापार कठिन हुआ है, मुश्किल हुआ है। सुन रहे हो, समझ रहे हो सब, ये थोड़ा थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है। 5%, इससे जो है 5% विदेशी व्यापार होता है। 5% विदेशी व्यापार। सुएज नहर से 15% था। ये सब चीजें आप लोग जानेंगे तो बेटर रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो ये सब बातें कही गई है इसमें। और उसके बाद इसमें वैश्विक व्यापार प्रदर्शन पे बात की गई है कि इंडिया का कितना विदेशी व्यापार है, इंडिया का कितना सेवाओं का व्यापार है, इंडिया का कितना मर्केंडाइज व्यापार है, और इस सब में कुछ घटना, कुछ बढ़ना जो है विगत कुछ वर्षों में हुआ है। तो क्या कह रहा है कि 2024 में हेडिंग लिख लीजिए, वैश्विक व्यापार में भारत का प्रदर्शन। कुछ ये सब डाटा एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का विश्व व्यापार 3.2% है, 3.1% है, क्वेश्चन आया था शायद 23 का या 22 का क्वेश्चन था, देख लेना, फॉरेन ट्रेड से। तो डब्ल्यूटीओ का रिकॉर्ड जो आंकड़ा जो आया है उसमें कहा है कि पण्य निर्यात, जानते हो क्या पण्य निर्यात क्या होता है? पानी में पण्य निर्यात, हीरे जवाहरात जी। बैठ के क्या बोल रहे? नहीं, आंकड़ा आया था प्रीलिम्स में कि भारत का विदेशी व्यापार जो है वो 3.1% वस्तुओं का निर्यात, ये आया था। एक संदेश क्वेश्चन होगा मेरे पास 23 में या 22 में आया था, विदेशी व्यापार के सेक्शन में आया था क्वेश्चन, प्रीलिम्स का, प्रीलिम का क्वेश्चन था। पण्य मतलब होता है माल, वस्तु, मर्केंडाइज। पण्य कोई हीरा जवाहरात पन्ना नहीं है, हीरा पन्ना नहीं है, मर्केंडाइज। वस्तु को पण्य भी कहते हैं, एक सेवा होता है और एक वस्तु होता है, वस्तु को भी पण्य कहते हैं। तो ये कह रहा है कि इसमें लगभग जो है आयातों में विश्व क्या निर्यात और आयात में क्रमशः कितनी वृद्धि हुई है? 3.5% के आसपास। इसमें पण्य के निर्यात और आयात, इसमें जो है वृद्धि हुई है। निर्यात में वृद्धि हुई है 3.5% की, और आयात में वृद्धि हुई है 3% की, है ना, इन वस्तुओं के। जबकि सेवाओं के बारे में कहा गया है कि सेवाओं के बारे में जो हमारा निर्यात है वो 7.9% और 6.7%। अगर सेवाओं को लेंगे, सेवाओं के
निर्यात और सेवाओं के आयात, इन दोनों में सब वृद्धि है, ये ध्यान रखिएगा, ये वृद्धि है। जहां ये सिंबल लिखा, एग्जाम में से मत लिखेंगे आप लोग, लेकिन मैं जो सिंबल लिखता हूं वो वृद्धि का सिंबल है। 7.9 और 6.7, निर्यात में 7.9% और इसमें 6.7%। तो ये आंकड़े दर्शाए गए हैं कि हां अपने देश में ऐसी चीजें हो रही है। ठीक है, अब बात किया गया टैरिफ के बारे में। इसी में टैरिफ, टैरिफ मतलब आयात निर्यात शुल्क के बारे में। और इसमें आप लोग कुछ डेटा ले सकते हैं कि WTO ने कहा है कि लगातार जो दुनिया के देश जो है टैरिफ अपना कम कर रहे हैं, और 2000 से 2024 के बारे में बातें की गई है। 2000 से लेकर के 2024 तक के, इसमें कहा गया है कि भारत ने अपने टैरिफ की दरों को 48.9 से घटा करके 7.3 कर दिया। शुल्कों को 48.9 से घटाकर, भारत का टैरिफ बहुत ज्यादा था 17.3%, जबकि ये भारत का है। जबकि चीन में इसी अवधि में कहा जाएगा तो चीन ने 16.4 से घटाकर 8.3 कर दिया। 16.3 है कि 4 है? 16.4 से घटाकर 8.3 कर दिया। यही देखो, अब देखो हम लोगों का जो टैरिफ था भारत में, शुल्कें थी बहुत ज्यादा थी। क्यों? नुकसान यह था कि हम लोग कम तो कर देते तो आयात ज्यादा होता, निर्यात हमारा कम होता। चाइना का क्या था कि चाइना निर्यात ज्यादा करता है तो उसको कम करना। अब जो हम लोग कर रहे हैं 17.3, अभी कई चीजों पे कम किया हमने, जो अमेरिका के दबाव के चलते। अमेरिका ने कहा कि रेसिप्रोकल लगाएंगे, जो जैसा आपका रहेगा वैसा हमारा रहेगा, जैसे को तैसा। ये थोड़ी हो कि आप हमसे टैरिफ ज्यादा लेंगे आपको टैरिफ कम देंगे, ऐसा तो होगा नहीं, तय किया गया। लेकिन इसके साथ साथ गैर टैरिफ भी जो है कुछ मामले हैं जो कि देश में दुनिया में चला है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है जब आप मुख्य परीक्षा का लिखेंगे, यह आंकड़ा दिया गया तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम में कि विगत कुछ वर्षों में भारत में आयात निर्यात के टैरिफ में या शुल्कों में लगातार निरंतर कमी हुई। तो बिल्कुल सही है, दिख रहा है 48 से लेकर हाफ से भी कम हो गया, तो दर्शाता है कि कमी हुई है। लेकिन अन्य देशों की तुलना में अभी भी हमारे यहाँ टैरिफ जो है बढ़ा हुआ है ना। इसके बाद गैर टैरिफ उपाय की बात की गई है कि दुनिया के देशों की तुलना में हमारे यहां गैर टैरिफ उपाय, NTM कहते हैं इसको, नॉन टैरिफ मेजर्स कहते हैं। ये क्या होता है गैर टैरिफ उपाय? हाँ, तो उसमें क्या होता है, मतलब उसमें शुल्क के अलावा बाकी चीजें जो होंगी, जो प्रक्रियाएं हैं, जल्दी लाइसेंस लेना, ये करना, कई आइटम पे प्रतिबंध लगाना। तो एक आंकड़ा है ग्लोबल ट्रेड अलर्ट का, उसने कहा है कि 2020 से लेकर 24 तक व्यापार निवेश से संबंधित 26,000 से अधिक प्रतिबंध लगाए गए दुनिया में। यानी दुनिया के देश में प्रतिबंध लगाया कि हम यहां, जैसे भारत लगाता है चाइना की वस्तुओं पर, पाकिस्तान की वस्तुओं पर, अमेरिका की वस्तुओं पर, कई बार हम लोग प्रतिबंध लगाते हैं जिसके बारे में WTO में विवाद उठाते हैं लोग। तो निश्चित तौर पर इसमें क्या होता है कि प्रतिबंध लगाया जाता है। इसमें कोई पूछे नॉन टैरिफ मेजर्स क्या हैं, तो इसमें विदेशी व्यापार पर
विदेशी व्यापार पर प्रतिबंध। प्रतिबंध लगाना, और इसके चलते सबसे ज्यादा प्रभावित जो होता है सबसे ज्यादा प्रभाव ये कृषि पर पड़ता है, क्योंकि कृषि में तो हम लोग आयात वगैरह बहुत कम करते हैं। कृषि, विनिर्माण और प्राकृतिक संसाधन, इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि नॉन टैरिफ मेजर का सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो कृषि, प्राकृतिक संसाधन। क्योंकि कृषि पे प्रतिबंध है ना, आप कृषि में विदेशी कंपनियां निवेश या नहीं कर सकती है, कृषि में एफडीआई नहीं है, तो जो कृषि में निवेश नहीं आएगा, कृषि के बहुत सारी चीजों को हम आयात नहीं कर पाएंगे, तो क्या होगा, कृषि का विकास नहीं होगा। विनिर्माण में भी हमने बनाया था संरक्षणवादी नीतियां, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दिया, विदेशी उद्योगों पर प्रतिबंध लगाए, उसके चलते भी हमारा विनिर्माण क्षेत्र जो है आगे नहीं बढ़ा। तो ये सब चीजें आपको एग्जाम के लिए एक बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, और ये आपके लिए उपयोगी जो है। इसके बाद आंकड़े जो दिए गए हैं वो ये कहा गया है कि पिछले 9 महीने में, पिछले महीने में सब बढ़े हैं, लेकिन सेवा क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। अगर कहे कोई कि विदेशी व्यापार में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हो रही है, तो हमारे सेवा क्षेत्र में लगातार वृद्धि हो रही है। सेवाओं में भारत अच्छा करता है, जबकि वस्तुओं में, पण्य में या माल में या ट्रेड में जो कह लो, उनमें हमारा प्रदर्शन जो है उतना बेहतर नहीं रहता है। दूसरा कहा गया इसमें कि दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के वैश्विक निर्यात में, एक पॉइंट जान लो यहां पर, दूरसंचार, पॉइंट लिख लो कहीं पर, दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं के वैश्विक निर्यात में इंडिया की हिस्सेदारी जो है 10.2% है, और ये दुनिया में दूसरा है। 10.2% हिस्सेदारी भारत का, और विश्व में दूसरा। और ये आंकड़ा जो है जारी करता है अंकटाड। तिमाही, छमाही, 9 महीने के आंकड़े आप लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वो अगर सालाना हो तो आप उस आंकड़े को ले सकते हैं। जी, वैश्विक निर्यात में अगर पूरी दुनिया में 100 चीजों का निर्यात, 100 रुपए निर्यात हो रहा है, उस से 10.2%। मोबाइल में नंबर 1 हो गए ना हम लोग। मोबाइल पता है कितना किया हम लोग? जी, इंडिया मोबाइल के निर्माण में दुनिया में नंबर 1 और नंबर 2 है, सबसे ज्यादा। बात हजम नहीं हो रही है। चाइना के आप यूज करते हैं ना भाई, हम यूज नहीं करते हैं ना चाइना के, हम तो बाद में निर्मित यूज करते हैं। नाम क्यों बताऊं? अरे पुराना एप्पल क्या वैल्यू है, हमसे ज्यादा एडवांस एप्पल तो आप लोग रखे हुए हैं। चलिए अब आइए थोड़ा भुगतान संतुलन के बारे में।
भुगतान संतुलन का मतलब क्या होता है? इसमें भी चालू खाता घाटा वगैरह आ जाएगा। तो चालू खाता घाटा के बारे में वार्षिक कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है, लेकिन तिमाही दिया गया। लेकिन इतना जान लीजिए कि ये कम हो रहा है। ये सरकार के तिमाही में कम हुआ था और ये कम हो रहा है, ये एक मान के चलिए कम हो रहा है। इसकी तुलना हम किस रूप में करते हैं? जीडीपी के रूप में करते हैं। चालू खाता घाटा की तुलना हम जीडीपी के रूप में करते हैं। सरकार ने कहा कि पहली तिमाही में जो 24-25 का पहला तिमाही था, उसमें 1.2% रह गया था। ये 25 के 1.2% घाटा रह गया था। फाइनेंशियल ईयर 25 के पहली तिमाही में ये मैं लिख दिया, लेकिन ये ध्यान रखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि ये तिमाही छमाही के आंकड़े आपके लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन जब तिमाही में कम हुआ तो आगे भी समय लगता है कि कम ही होगा। चालू खाता घाटा कम होने मतलब क्या है? आपका निर्यात जो है ज्यादा हो रहा है, आयात क्या हो रहा है? कम हो रहा है। हमेशा ध्यान रखिएगा इसको। और पूंजी खाता पर भी यही स्थिति है। पूंजी खाता पर भी चीजें हो रही है। एफडीआई का प्रदर्शन ये थोड़ा बेहतर हो रहा है हमारे पास। एक कोई आंकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन बता दिया मैंने। एफडीआई का प्रदर्शन गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे से कह रही है कि फाइनेंशियल ईयर 24 की तुलना में एफडीआई जो है 25 में 17.9% बढ़ा है। एक पॉइंट है, आपको फैक्ट है, आपको जानना होगा कि फाइनेंशियल ईयर 24 और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 17.9% वृद्धि का अनुमान है। लेकिन 25 अभी खत्म तो नहीं होगा एफडीआई में, 17.9%। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात गवर्नमेंट ने कहा है कि 2000 से लेकर के 2024 तक इंडिया में कुल एफडीआई जो आया है $1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ इतना हो जाएगा। फिर डॉलर से मल्टीप्लाई करो तो उतना हो जाएगा। आंकड़े का पार किया गया। अमेरिकी डॉलर में सब चीजें हैं, जो कहीं ना कहीं एक उल्लेखनीय प्रगति है। यानी पिछले 20-25 सालों में, जबकि अमेरिका क्या फाइनेंशियल ईयर 24 और 25, हम बोलो कोई डाउट हो रहा है? 24 का मतलब हुआ 23-24 और 25 का मतलब हुआ 24-25। जो लास्ट में होता है वही 31 मार्च 25 तक हो गया, 31 मार्च 24 तक हो गया। तो ये अनुमान है कि 25 जब तक इकोनॉमिक सर्वे आया था तब तक इकोनॉमिक सर्वे 25 फाइनेंशियल खत्म नहीं हुआ था, तो उसमें लेकिन 70% वृद्धि का अनुमान था। और ये 2000 से 24 तक हमारे देश में $1 ट्रिलियन का अमेरिकी डॉलर का एफडीआई आया है, जो कि उल्लेखनीय प्रगति माना जा सकता है। जितना एफडीआई आएगा उतना ही ज्यादा निवेश होगा, उत्पादन होगा। इसके बाद कहा गया इसमें कि भारत की विदेशी मुद्रा के बारे में, विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में जल्दी सोच ले आप लोग। कुछ पूछने वाला हूं मैं आप लोगों से और समझ गए होंगे क्या पूछ रहा हूं मैं, और एकदम उंगलियों पे पूछूंगा मैं। विदेशी मुद्रा भंडार क्या आता है इसमें? पहले एसडीआरई आता है, उसकी भूमि 2% है ही, 3%। गोल्ड आता है, जो आपके पास गोल्ड है। सोच लीजिए ना, मैं टाइम दे रहा हूं आपको। जी जी बोलिए, इनको बोल लेंगे। हाँ बोलिए। अच्छा उन्हीं से पूछ लें। मतलब कोई नहीं बताएगा यहां वास। हाँ, चीन का ही मुद्रा होता है। हाँ तो मतलब चीन का मुद्रा, युगांडा का, सूडान का, सब बोल दो, ये होता है। जी नहीं, गलत बता रहे हो ना, वो गलत बता रहे हो, वो कुछ और बता रहे हो। ये कहां बताया मैंने? अमेरिका का होता है, चीन का होता है, जापान का होता है। इसमें क्या क्या बताया गया है इसमें? रुक जाओ यार,
डॉलर अगर तुम लोग यहां वहां क्वेश्चन पर भटकते हो, इसमें बताया गया है कि 4-5 चीजें इसमें आती है। पहला, फॉरेन करेंसी एसेट्स, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, यानी जितने भी दुनिया के देशों की मुद्राएं हमारे पास है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जापान हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई हो, उसको कहते हैं एफसीए, फॉरेन करेंसी एसेट, सब लिखवाया गया है, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, वो हो गया। दूसरा, जो भी आरबीआई ने कहीं कहीं निवेश किया, बॉन्ड खरीदा है, अमेरिकी ट्रेजरी का बॉन्ड खरीदा, वो आता है। तीसरा, आरबीआई के पास जो गोल्ड रिजर्व है वो आता है, जितना आपने गोल्ड तो बोल दिया तो पूरा बोलो ना, आरबीआई मैंने पहले क्लास से बोलो, आरबीआई गोल्ड रिजर्व आ गया। उसके बाद क्या आता है, जो हमारी एसडीआर है, गवर्नमेंट के आरबीआई के पास स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स है, वो जितना है। फिर जो हमारे देश का जो आईएमएफ में रिजर्व ट्रांस है, गोल्ड ट्रांस जो रखा हुआ है आरबीआई ने आईएमएफ में, वो आता है। ये सब चीज लिखवाया गया है और उसको ध्यान से देखिएगा। तो इसमें कहा गया है, सरकार ने कहा है, इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि हमारे, और यहां पे लिखता भी है कि क्या क्या चीजें है, उसमें लिखा गया है। और ये जो है 2024 दिसंबर 2024 में, बीच में तो 700 के आसपास पहुंच गया था, दिसंबर 2024 में आंकड़ा दिया गया है। और आंकड़ा क्यों दिया बता रहा हूं, इसलिए कि ये कहा गया है कि 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 640.3 बिलियन। और इसमें एक बात के जो क्लास में बताया गया आप लोगों के पास कि ये जो है 10.9 महीने के आयात, ये जो पैसा है इससे हम 10.9 माह, जी 640 है यार, गलती हो, 640.3। अच्छा, इतने के लिए सर से पीछे पे चीख रहे हैं तुम लोग। 10 पॉइंट आयात, इसे आयात कवर कहते हैं। यानी कि इंडिया इस पैसे से अगर 1 रुपया भी अगर ना आए, $1 भी ना आए, तब भी हम 11 महीने का लगभग आयात कर सकते हैं। इसे इंपोर्ट कर कहा जाता है। इंपोर्ट कर कोई पूछे क्या, लिखवाया भी गया कि विदेशी मुद्रा भंडार की वह राशि जिससे हम अगले कुछ महीनों तक आयात कर सकते हैं, उसे इंपोर्ट कवर कहा जाता है, आयात कवर कहा जाता है। और ये भी सरकार कह रही है कि जितना हमारे पास विदेशी ऋण है, 90% विदेशी ऋण का भुगतान हम कर सकते हैं, विदेशी ऋण का भुगतान हो सकता है। यानी कि हमारे पास एक अच्छी खासी मात्रा में ये है, और ये चीजें जो है एक बेहतर है जो कहा गया है। ऋण जीडीपी अनुपात भी कहा गया, बताया था मैंने, लगभग 19.4% के आसपास है, सितंबर तक है, लेकिन वो महीने सालाना नहीं, इसलिए जानने की आवश्यकता नहीं है। तो जो ऋण जीडीपी में पढ़ाया हूं मैं, मार्च 2024 तक, मार्च 2023 तक, मार्च 2022 तक सब लिखवाया गया आप लोगों को, अगर नोट्स देखेंगे दिख जाएगा। तो उसमें भी लगभग वही है, कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। तो ये बाह्य क्षेत्र के बारे में, एक विदेशी मुद्रा भंडार, एक विदेश एफडीआई का प्रदर्शन, एक आपका निर्यात वगैरह के बारे में, टैरिफ के बारे में, गैर टैरिफ के बारे में, और हमारा कैसा प्रदर्शन रहा है पढ़ने का, यानी माल का और सेवाओं के निर्यात आयात के बारे में, उसके बारे में आंकड़े जो है दिए गए। तो ऐसे आधे घंटे में टॉपिक हमारे खत्म हो जाते हैं। अगला हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन छोटा टॉपिक है, आधे घंटे ही खत्म हो जाएगा। उसको खत्म करके हम लोग ब्रेक खत्म करें, क्योंकि क्लास भी लेट से शुरू किया था ना, मैं 10:51 में शुरू किया था, 55 में। हाँ, क्या थक गए? सारा बात तो क्या, कहीं जाना है, टाइम दे दिए, भूख लग गई है। नहीं, मुझे जो है टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर कर लो, इसमें कुछ विशेष नहीं है तो, क्योंकि 3 टॉपिक हो जाएगा तो 4 दिन में खत्म हो जाएगा। लंबा रोज बैठने से अच्छा है कि नहीं, जल्दी मैं क्यों चाहता हूं जी, रोज पढ़े तो 5 साल तक पढ़ते रहे। कलाकार बहुत छुप के बैठते हैं, क्या बात है, वो तो कलाकार आदमी है, पीछे बैठे हुए हैं। आपकी कलाकारी तो मैं कहा कि जा सुनाया है, एक सुनाया था ना उस दिन लास्ट क्लास में, आंख वाला। हाँ, मुझे लिख के देना, मुझे बड़ा शानदार था वो तो। बाद में आंख में दिक्कत था। ठीक, क्या इरादा है?
कल पढ़ेंगे। नहीं 25 तक तो ये इसमें तो आधा घंटा लगेगा। उस दिन 4 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, कल ना होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो इसी काम के लिए आया हूं। रीजनिंग में थक जाते हो तुम लोग। कल से पहले क्लास रहेगा, मतलब जब मर्जी तब पहले, जब मर्जी तब बाद में, हैं? मेरा मन तो आप लोगों के साथ छोड़ के जाने का करता ही नहीं है। मैं चाहता हूं आप लोग पढ़ाते रहो दिन रात। मैं चाहता हूं दिन भर पढ़ाते रहो आप लोगों को, आप लोग बैठे रहें, पढ़ते रहें, मेरी आय बढ़ाते रहें, बिना खाए पिए यहां पर थोड़ा थोड़ा रोज। क्या कह रहे बोलो, छोड़ दिया जाए यार, लेकिन 25 को खत्म करना है कि फिर फैकल्टी आएगा ना, चीजें हैं तो 25 तक फिर वैसे हो जाएगा। कल 4 हो जाएगा, शाम वाले में तो कराऊंगा, ये शाम वाले में करा दूंगा। पढ़ाइएगा तो पढ़ाई, नहीं तो जाइए। पढ़ा दें, कितने लोग चाहते हैं पढ़ा दें? इधर वाला कोई नहीं चाहता है, तो शाम में पढ़ा दूंगा मैं, ये शाम में बढ़ जाएगा ये। आज थोड़ा लेट हो गया ना, क्लास में दिक्कत हो गया, नहीं टॉपिक खत्म हो गया। आप लोग भी 8 बजे से आकर थक जाते हैं, है ना। चलिए, तो कल 4 चैप्टर करेंगे, रहने दीजिए आज, काहे के लिए आप लोगों को निराश करूं मैं। जो लोग मूड में है पढ़ने, कोई दिक्कत नहीं, वो भी आधे मन से ही थे, मैं समझ गया था, शकल दिख रहा है। ठीक है, कल कर लेंगे 4।